अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस टारगेट इंस्टीट्यूट। सीएसएस या पीएमएस करने से पहले आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका एपिसोड 1 आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपके तमाम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं सीएसएस को लेके, पीएमएस को लेके, वो सारी की सारी सॉल्व होने वाली हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है ये अबाउट 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। आज का जो हमारा एपिसोड 1 है उसका टाइटल है जी सीएसएस पीएमएस मास्टरी स्टेप बाय स्टेप गाइड एपिसोड 1। इसके अंदर हम देखेंगे कि सीएसएस क्या होता है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना। सीएसएस क्या होता है, पीएमएस क्या होता है, सीएसएस और पीएमएस में फ़र्क क्या है, सीएसएस करना है या पीएमएस करना है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए, आपकी डिग्री कौन सी होनी चाहिए, आपके ग्रेड्स कितने होने चाहिए, क्या वाक़यातन ही आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है, अप्लाई की डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होते हैं। अच्छा, आप सीएसएस या पीएमएस करने जा रहे हैं तो सीएसएस या पीएमएस करने से पहले आपको कौन सी रिकमेंडेड ऐसी बुक्स हैं जो सीएसएस या पीएमएस करने से पहले लाजमी पढ़नी चाहिए। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। अगर आप सीएसएस के या पीएमएस के बिल्कुल भी आपको ज़ीरो भी नहीं पता तो इस सीरीज को देखने के बाद आपको ए टू जी पता लगने वाला है। इस सीरीज़ के अंदर आपको डे 1 से लेके टिल एलोकेशन तक बताया जाएगा कि आप डे 1 से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, किन बातों का आपको पता होना चाहिए, और लास्ट डे जिस दिन आपकी एलोकेशन हो जाती है उसके बाद 2 साल की आपकी ट्रेनिंग तक ए टू जी आपको गाइड किया जाएगा कि अप्लाई किस तरह करते हैं, प्रिपरेशन किस तरह करते हैं। वो बाकी हमारे जो एपिसोड आएंगे उसके अंदर हम क्लियर करेंगे। आज के जो एपिसोड में कवर होंगे ये आपको दिख रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन एपिसोड 1। सबसे पहले सीएसएस या पीएमएस का प्रोसीजर क्या है, आपने सीएसएस या पीएमएस करते हुए किन मराहिल से गुजरना होता है। सबसे पहले तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि पीएमएस पंजाब का नहीं होता, सिंध का होता है। बिल्कुल इसी तरह बाकी प्रोविंसेस का है, बलूचिस्तान कंडक्ट करता है, केपी के कंडक्ट नहीं करता। जो पंजाब वालों का पीएमएस है उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो भी अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करेगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। होगी तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, सीएसएस जो होता है इसमें सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। यू पीपल हैव टू गेट ओनली 66 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स में से 200 मार्क्स में से आपने सिर्फ और सिर्फ 66 मार्क्स गेन करने होते हैं। उसके बाद आप पास हो जाते हो। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, फिर वाइवा वोस लाइक आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपकी एलोकेशन की लिस्ट लगती है और आपको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एलोकेट कर दिया जाता है। अब अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे रिटन एग्जाम को, मेडिकल को, साइकोलॉजिकल असेसमेंट को, और इसके अलावा इंटरव्यू को, और फिर जो आपके ग्रुप्स होते हैं उनको। जो सीएसएस का एग्ज़ाम होता है वो हर साल होता है और हर साल फिक्स फेब के अंदर ही होता है, लेकिन उसका जो अप्लाई वगैरह है वो स्टार्ट हो जाता है अगस्त के महीने में, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और जो फाइनल रिटन एग्ज़ाम होता है वो फरवरी के अंदर ही होता है। हाँ, मुल्क के अंदर कोई बड़ी सूरत हाल बन जाए, कोई इलेक्शन वगैरह आ जाए, फिर एग्ज़ाम को आगे पीछे कर दिया जाता है। अभी मैं जितनी भी बात करूँगा मोस्टली सीएसएस की करूँगा, और आगे हमारी एक स्लाइड आएगी उसके अंदर हम सीएसएस और पीएमएस का मेन फ़र्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, उसे डिटेल से देख लेंगे। पाकिस्तान के जितने भी बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर सीएसएस के एग्ज़ाम होते हैं। उन सिटीज़ में एबटाबाद, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सखर। अभी तक जो एफपीएससी के एग्ज़ाम हैं सिर्फ और सिर्फ इन सिटीज़ के अंदर होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने एस्पायरेंट्स ने अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो या रिटन एग्ज़ाम हो, उसकी सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो न्यूज़पेपर के अंदर आती है। इवन के एफपीएससी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे भी बाद में बताया जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर में सबसे पहले आ जाता है कि कल से या परसों से अप्लाई स्टार्ट है। एडवर्टाइजमेंट पहले आती है न्यूज़पेपर पे।
अगेन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो आपका इंटरव्यू होता है वो पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ के अंदर होता है। इस्लामाबाद हो गया, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा। या इसके अलावा कोई ऐसी प्लेस जो कमीशन डिसाइड करे या कमीशन डिटरमिन करे। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी कि एफपीएससी है, जो कि सीएसएस का एग्ज़ाम लेती है, वो जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज लेती है उसका चेंज ऑफ सेंटर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। लाइक आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप चेंज ऑफ सेंटर नहीं कर सकते, लेकिन आपके एग्ज़ाम से कोई 2 वीक्स पहले या 1 महीना पहले आपको मैसेज आता है कि आप अगर अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन सीएसएस के एमपीटी यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के केस में ये ऐसा नहीं होता। दूसरा ये कि कमीशन डिसाइड करते हैं कि हाँ, चेंज ऑफ सेंटर का इन्हें ऑप्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये फिक्स नहीं होता। आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन जो डिसाइड होती है, या आप कह लें कि सीएसएस के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर और जो भी रिस्पेक्टिव ईयर होता है तब तक होती है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए जो कट ऑफ डेट थी वो 31 दिसंबर 2018 थी, ठीक है। यानी कि 31 दिसंबर 2018 तक आपकी जो एज थी, जिनकी एज 30 < थी, एक दिन भी 30 से कम था, वो 2019 का एग्ज़ाम दे सकते थे। सेम अभी 2025 का 2025 का एग्ज़ाम वही दे सकेंगे जिनकी 31 दिसंबर 2024 तक जो एज है वो <30 होगी। अब जो एज लिमिट है इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम। ये एज लिमिट की हमारी फर्स्ट स्लाइड है। सीएसएस में अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो है जी 21 से लेके 30 तक आप अप्लाई कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स के 31 दिसंबर और जो भी रिस्पेक्टिव ईयर होगा तब तक आपकी जो एज है 30 से एक दिन भी कम है तो आप एलिजिबल हो। अगर 30 भी हो गई है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो इस सिंपल वे में बताया जाएगा। लाइक अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, आपकी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, जो कमेंट बॉक्स है और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हम एक एज कैलकुलेटर को ऐड कर देंगे। उसमें क्या करना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो ऐड कर देनी है, और ये होगा फ्रॉम, और टू क्या होगा, जो भी आपका रिस्पेक्टिव ईयर चल रहा होगा 31 दिसंबर, और जो भी रिस्पेक्टिव ईयर होगा वो आपने सेलेक्ट करना है और आपको नीचे आपकी एज पता चल जाएगी। अगर आपकी एज 30 से कम है एक दिन भी, इट मीन्स यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। 2 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। जी किन को मिलती है, जो स्केजुअल कास्ट से बिलोंग करते हैं या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए आपके पास प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आप इस कम्युनिटी से या इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। वो जो सर्टिफिकेट है वो बनता कहाँ से है, डिप्टी कमिश्नर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। इसके अलावा और भी लोगों को 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। और वो कौन से लोग हैं जिन्हें एज रिलैक्सेशन और भी लोग हैं जिनको मिलती है, ये कुछ रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं, इनको एज रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन उनके पास भी एज रिलैक्सेशन के लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो कहाँ से मिलता है मैं आपको बता चुका हूँ। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन्हें एज रिलैक्सेशन 2 साल की मिलती है, वो बलूचिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ हैं। ट्राइबल एरियाज़ ऑफ डेरा इस्माइल खान है पेशावर डिवीजन के अंदर, इंक्लूडिंग फार्मर फ्रंटियर स्टेट ऑफ दीर, सवात, चित्राल। अगर आप राजनपुर से बिलोंग करते हैं तब भी आपको मिलती है। डेरा गाजी खान से बिलोंग करते हैं, अगर आप मर्दान के ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, या हज़ारा डिवीजन से बिलोंग करते हैं, या अपर तनावल एरिया ऑफ हज़ारा डिवीजन से बिलोंग करते हैं, इन सब के लिए यही है कि आपके पास एक एज रिलैक्सेशन के लिए एक सर्टिफिकेट होना लाजमी है जो कि डिप्टी कमिश्नर से बनता है। अगर आप आज़ाद कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हैं तब भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट लाइक सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। इसके अलावा अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं, गिलगित के इलाका यानी कि गिलगित से, दयामीर से, बल्तिस्तान से, गिदर से, गोंचे से, ठीक है, अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तब भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है 2 इयर्स की, लेकिन इसके लिए भी आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है। इसके अलावा अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं है, लाइक आपको सुनने में इश्यू है, बोलने में इश्यू है, या आपकी बॉडी में
कोई मतलब कि आप फिजिकली फिट नहीं है, आपका कोई हैंड को इशू है या लिख नहीं पाता, ठीक है, आप किसी भी लिहाज से डिसेबल हैं, तो आपके पास डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तब भी आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। और इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है, या आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं, या आप किसी गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं और आपको सर्विस करते हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल की जो आपकी सर्विस है उसके अंदर गैप नहीं है, यानी कि आपकी छुट्टियां नहीं है। छुट्टियां कौन सी होती हैं जी? वो आपको मिलती हैं EOL, यानी कि पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अगर आपने नहीं ली हुई देन यू आर एलिजिबल। अच्छा, इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर हैं जिसमें नेशनल बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, या सेमी गवर्नमेंट कोई भी अदारा है आपका ऑटो, ठीक है, वो एज रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेना होता है, या आपको FPSC की वेबसाइट से NOC डाउनलोड करना होता है, ठीक है। वो फॉर्म होता है, उसको फिल करके अपने डिपार्टमेंट से साइन करवाना होता है, और जब आप अपीयर होते हो या अप्लाई करते हो ऑनलाइन तब आपको साथ अटैच बताना होता है, और जब आप हार्ड कॉपी भेजते हो साथ आपको अटैच करना होता है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का कोई इशू हो तो आप FPSC का जो ऑफिस है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है, स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर है, कराची के अंदर, पेशावर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, लाहौर के अंदर है, आप उसको फिज़िकली खुद जाके विज़िट कर सकते हो और देख सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो कि आप एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप ऊपर मैंने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए उनसे बाहर हो। इसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, DOB। आपकी कौन सी डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड है? आपका जो मैट्रिक का सनद है उस पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो एक्सेप्टेबल है, या आपके पास जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, यानी कि आपके पास इंटर का सनद है, उस पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो एक्सेप्टेबल है, या किसी कैंडिडेट ने ओ लेवल या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया तो वहाँ का जो भी हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, ठीक है, वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे। और दूसरा ये कि आपकी मैट्रिक, इंटर, आगे ग्रेजुएशन जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं सब पे डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। और अगर आपके ID कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ आपकी जो मैट्रिक की डेट वाली नहीं है तो उस पर आपने कुरेक्शन लाजमी करवानी होती है, बाद में इशू बन जाता है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपका सेम इशू है तो आप काइंडली जो मैट्रिक और ये जो संदों वाली डेट ऑफ बर्थ है ये जल्दी चेंज नहीं होती, उसको सेम रहने दें। ID कार्ड वाली चेंज हो जाती है, ID कार्ड वाली को अपनी मैट्रिक की डिग्री या इंटर की डिग्री के अकॉर्डिंग करवा लें। अगर आप क्रिश्चियन कैंडिडेट हैं तो आपके पास बैप्टिस्मल और बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का होना लाजमी है, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखें, दैट CNS2V सर्टिफिकेट में बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ डेट ऑफ बर्थ रेस्ट विद द कमीशन। कौन सा आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है और कौन सा रिजेक्ट होगा ये कमीशन फैसला करेगा। एक दफ़ा आपने जो भी अप्लाई करते हुए डेट ऑफ बर्थ आपने क्लेम कर दी वही रहेगी, वो बाद में थ्रू आउट दी एग्जामिनेशन किसी भी पॉइंट पे जाके आप रिटर्न में कहें जी मेरी चेंज हो जाए, आप इंटरव्यू में कहें मेरी चेंज हो जाए, तो वो चेंज आपकी नहीं होनी। जो आपकी नेशनैलिटी है आपका पाकिस्तानी होना लाजमी है, ठीक है, या आप स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं देन यू आर एलिजिबल। सेकंड पॉइंट समझें कि अगर आप पाकिस्तानी और आपने शादी किसी फॉरेन कंट्री की किसी लड़के या लड़की से की हुई है देन यू आर आल्सो नॉट एलिजिबल। इस केस में क्या करना होता है, इस केस के अंदर आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि FPSC का जो भी आपका नियर बाय ऑफिस से विजिट करें, उन्हें अपना जो भी आपका इशू है बताएं, वो आपको जिस तरह से रिकमेंड करेंगे आप उसी को फॉलो करेंगे। अगर आप आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जिससे आपका पता चले कि हाँ आप आज़ाद कश्मीर से हैं, और वो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो डिप्टी सेक्रेटरी तक के किसी पर्सन ने बनाया हो, उससे बिलो रैंक का कोई पर्सन है, यानी कि 18th ग्रेड से बिलो रैंक का कोई पर्सन है उसने बनाया है, तो वो आपका सर्टिफिकेट माना नहीं जाएगा।
आपने एक दफ़ा जो भी डोमिसाइल क्लेम कर दिया कि हाँ मैं इस प्रोविंस का रिहायशी हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं बलूची हूँ, मैं सिंधी हूँ, ठीक है, मैं केपीके से बिलोंग करता हूँ, मैं गिलगित से, मैं आज़ाद कश्मीर से। आपने एक दफ़ा जो सबमिट करवा दिया बस, फिर वो चेंज नहीं होगा। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं पंजाबी था लेकिन मेरा जो डोमिसाइल है ना वो एक्चुअल में वो तो सिंध का था, लेकिन मैंने पंजाब वाला सबमिट करवा दिया। ऐसा कोई भी आपसे क्लेम नहीं सुना जाएगा। जब आपने रिटर्न के लिए अप्लाई करना है उस वक़्त आपने जो भी डोमिसाइल आपने उन्हें सबमिट करवा दिया वो फाइनल होगा, ठीक है? उसके बाद आप किसी तरह की उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं ग्रुप एलोकेशन की। जब आप सीएसएस पास कर लेते हैं, तो सीएसएस पास करने के बाद ये 12 ग्रुप्स हैं जिनमें आपकी अपॉइंटमेंट होती है। बहुत सारे एस्पायरेंट ये सवाल करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का ग्रुप क्या चूज़ कर सकते हैं? जब आप रिटर्न के लिए अप्लाई करते हो ना तो आपके पास ऑप्शन होता है कि हाँ, आप क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। ये 12 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, आपने इनको नंबरिंग देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस ये वाला ग्रुप है, सेकंड प्रेफ़रेंस ये है, थर्ड प्रेफ़रेंस ये है। आपने 12 की 12 प्रेफ़रेंस बतानी होती है। लेकिन जब आप सीएसएस पास कर लेते हो और जो आपकी एलोकेशन ग्रुप होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करके आपको दिया गया होता है, ठीक है? वो एक तो ये होता है कि आपने जो प्रेफरेंस लिखी उसको देखा जाता है, आपने जो भी अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताया उसको देखा जाता है, आपका जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू देते हुए उन्होंने आपकी नेचर या आपका टिल्ट किस तरफ ज़्यादा देखा उसको देखा जाता है। अगर मैं कहूँ ये जितने भी पॉइंट्स बताए ये 10-10% मैटर करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मैटर करती है, अबाउट 70% आपके मार्क्स मैटर करते हैं। आपकी अगर अच्छे मार्क्स हैं 70% है, लाइक जो भी फाइनल लिस्ट लगी उसमें जो टॉप ऑर्डर है, लाइक आप फर्स्ट 20 या 30 की लिस्ट में आते हो मेरिट में, तो तब आपको फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान या असिस्टेंट कमिश्नर या पीएसपी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये 3 ग्रुप के अंदर आपको प्रेफरेंस मिलती है। बहुत सारे एस्पायरेंट सवाल करते हैं कि हम में कोई डिसएबिलिटी है, हमारी हाइट छोटी है या हमें चश्मा लगा हुआ है, तो क्या हमें एक्सेप्टेबल है? देखिए आप सीएसएस पास कर लेते हैं लेकिन आपको जो ग्रुप एलोकेट होता है वो आपका प्रॉपर फिजिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मिलता है आपको। लाइक आपकी हाइट छोटी है, ठीक है, या आपको रनिंग में इशू है या आपकी ग्लासेस लगे हुए हैं, तो आपको पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान या जो बेल्ट फोर्सेस हैं उनमें से कोई भी ग्रुप एलोकेट नहीं होता। सवाल है जी क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मैटर करता है? जी फिजिकल स्टैंडर्ड मैटर करता है, हम आगे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी आइज़ 6/6 होनी चाहिए, इसके अलावा आपका कोई इशू है फिजिकली या मेंटली या किसी और लिहाज से, तो उनके अकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप एलोकेट होते हैं, लेकिन आपको जॉब लाजमी मिलती है। ये नहीं है कि आपका कोई है फिजिकली इशू है और आपको जॉब नहीं। इन 12 ग्रुप्स में से आपको कोई ना कोई ग्रुप लाजमी मिलता है। वो किन फैक्टर्स पे मिलता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है वो हम इसी एपिसोड के लास्ट में या किसी नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल से देखेंगे। रिकमेंडेड बुक्स बिफोर सीएसएस पीएमएस। सीएसएस या पीएमएस करने से पहले कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपको लाजमी पढ़नी चाहिए? ये मैंने 5 जो बुक्स हैं जो कि ट्रेंडिंग पे हैं ये आपने लाजमी पढ़नी है। दूसरा ये कि इन बुक्स की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है, पेजेस ज़्यादा है। अगर आप स्टडी लवर हैं तो लाजमी इन बुक्स को पढ़ें। इन बुक्स की पीडीएफ आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बुक्स रीडर नहीं हैं, आप चाहते हैं कि टू द पॉइंट इनके आइडियाज़ पता चल जाए, समरी पता चल जाए, इनमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो पता चल जाए, कोई 8 10 12 वीडियो के अंदर हमें ये बुक मिल जाए, तो आपको वो भी इसी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें गवर्निंग दी अनगवर्नेबल हमने बुक स्टार्ट की हुई है, अभी इस पे हमने एक लेक्चर डिलीवर किया, बाकी लेक्चर भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। हाउ डेमोक्रेसीज डाई ये हमने कवर कर दी हुई है। प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी ये भी हमने कवर कर दी हुई है। वाई नेशंस फेल ये भी हमने कवर कर दी है, इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी बाय मलिहा लोधी ये बुक लेटेस्ट आई है, इसको भी हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर कर दिया जाएगा और इसी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उर्दू वर्सेस इंग्लिश, सीएसएस वर्सेस पीएमएस। सबसे पहले तो सीएसएस की बात करते हैं। सीएसएस के जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और उसके बाद 12 पेपर होते हैं आपके। वो जो 12 पेपर्स होते हैं वो 6 डेज के अंदर होते हैं और उनमें किसी तरह का कोई गैप नहीं होता। अब सवाल है कि क्या हमारे पास चॉइस होती है कि हम उर्दू में पेपर अटेम्प्ट कर सकें? तो भैया आपके पास चॉइस नहीं होती। आपके 6 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और 6 ऑप्शनल होते हैं। इस पे हमारी आगे एपिसोड जो आएंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट पे अलग से आएगा, ऑप्शनल पे अलग से आएगा, उनको चूज़ किस तरह से किया जाता है वो भी अलग से आएगा। सवाल है कि कौन कौन से सब्जेक्ट उर्दू में हो सकते हैं। लाइक आप जब ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं ना, तो ऑप्शनल में कुछ सब्जेक्ट होते हैं लैंग्वेजेस वाले, लाइक पश्तो है, सिंधी है, पंजाबी है, तो उस लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो उसी लैंग्वेज में आता है। लाइक पंजाबी है तो पंजाबी का पेपर पंजाबी में आएगा, सिंधी है तो सिंधी का पेपर सिंधी में आएगा, बलोची है या जो भी लैंग्वेज है, कश्मीरी है, तो आपको पेपर, अगर आपने वो सब्जेक्ट चूज किया हुआ है तो आपको उसी लैंग्वेज के अंदर पेपर आएगा। और दूसरा ये है कि जो इस्लामिक स्टडी होती है, इस्लामिक स्टडी में आपके पास चॉइस होती है कि आप पेपर को उर्दू में अटेम्प्ट करें, आपकी मर्जी, इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, आपकी मर्जी। लेकिन पीएमएस की बात करें तो पीएमएस के अंदर सिर्फ इंग्लिश के 2 पेपर्स के अलावा आपके पास बाकी जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें चॉइस होती है। आप उर्दू में अटेम्प्ट करना चाहें उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहें इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो सीएसएस है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी लेता है, और जो पीएमएस है आपका प्रूविंस उसको कंडक्ट करता है। जो पीएमएस होता है उसकी डेट फिक्स नहीं होती, वो हर साल भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ पंजाब और सिंध ऐसे हैं कि जो कोशिश करते हैं कि हर साल लिया जाए, लेकिन एक आध साल इन्होंने भी मिस किया है। पीएमएस पंजाब की बात करें तो इसके अंदर एमसीक्यूज का एक पेपर होता है, लेकिन वो कंपलसरी सब्जेक्ट यानी कि रिटन एग्जाम का हिस्सा बन के आता है। लेकिन सीएसएस की बात करें तो सीएसएस में 200 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो पास करता है वही बाद में रिटन एग्जाम दे सकता है। कंपलसरी सब्जेक्ट भी पीएमएस और सीएसएस के 2-3 चेंज होते हैं। लाइक जो पीएमएस होता है उसके अंदर करंट अफेयर का कोई पेपर नहीं होता, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का भी कोई पेपर नहीं होता। तो इसी तरह इनके मुतबादिल पेपर होते हैं। इनके मुतबादिल कौन से हैं? उर्दू होता है। लाइक पीएमएस में उर्दू का सब्जेक्ट होता है एज ए कंपलसरी, जबकि सीएसएस में उर्दू कंपलसरी नहीं है ही नहीं है। सीएसएस में जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, पीएमएस में नहीं है। सीएसएस में करंट अफेयर है, पीएमएस में नहीं है। पीएमएस में जीके का पेपर है, जबकि सीएसएस के अंदर जीके का पेपर नहीं है। सीएसएस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं कुछ 200 मार्क्स के होते हैं और कुछ 100 मार्क्स के होते हैं, जबकि पीएमएस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 200 मार्क्स के ही होते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 सेलेक्ट करने होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर से। 200, 200 एंड 200, 600 के मार्क्स चूज करने होते हैं और 600 आपका कंपलसरी होता है। सेम जैसा मैंने बताया, जो सीएसएस एग्जाम है इसका फिक्स स्केड्यूल होता है, फेब होता है, जबकि पीएमएस की कोई डेट नहीं पता होती, जब मर्जी अनाउंस हो, जब मर्जी खत्म हो जाए। ठीक है, ये आपके प्रूविंस पे डिपेंड करता है। पंजाब अपना देखता है, बलूचिस्तान इसको अपना देखता है, सिंध अपना देखता है, केपी के अपना देखता है इसको। जो सीएसएस होता है इसके अंदर ये 12 ग्रुप्स होते हैं जी, ये वाले, ये मैंने क्या कर दिया, 12 ग्रुप्स होते हैं सीएसएस के अंदर। ठीक है, जबकि पीएमएस के अंदर 12 ग्रुप्स नहीं होते। जो पीएमएस होता है इसमें स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं, जिसमें हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर है, सेक्शन ऑफिसर है, या एक्साइज एंड टैक्सेशन के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। इनका पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक जो सीएसएस होता है उसमें आपको 7 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं और 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरह आपका 100 मार्क्स का एक पेपर कंप्लीट हो जाता है, जबकि पीएमएस के अंदर ऐसा नहीं है। सीएसएस के जितने भी पेपर्स होते हैं सिवाय आप कह ले एसए के, उनमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, जबकि पीएमएस में 1 या 2 पेपर ऐसे होते हैं जिनमें आपके एमसीक्यूज आते हैं, बाकी में आपके सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 20 मार्क्स ईच। इसी तरह आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट एपिसोड है इसकी लास्ट स्लाइड, डज डिग्री या एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर, लास्ट पे वर्ड आना था मैटर। तो क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करता है? तो अकॉर्डिंग टू मी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, लेकिन इसको आप टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते।
क्या मतलब ये है कि आपकी जो भी आपने डिग्री की होती है ना, वो आपको कंपल्सरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रही होती है। और सिर्फ एक शख्स को नहीं, डिफरेंट जिसकी जो डिग्री है उसको वही। लाइक आपने कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करते हो। आपकी 200 मार्क्स की जो प्रिपरेशन है आपने पहले से की होती है, बस रिवीजन करनी होती है, बाकी आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट, इंग्लिश लिटरेचर के, तो आपका इंग्लिश ऐसे और जो प्रेसिडेंट कंपोजिशन है, इनमें आपको थोड़ी सी पहले से हेल्प आउट नो हाउ होती है। अगर आप पाकिस्तान अफेयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने मुतालिया पाकिस्तान में कोई मास्टर किया हुआ है या बैचलर किया हुआ है, तो वो आपको दो सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एक इंडो पाक हिस्ट्री और एक आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान अफेयर, उसके अंदर आपको हेल्प आउट कर। तो इस लिहाज से आपने जो भी डिग्री की है वो आपको सीएसएस या पीएमएस में कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं हेल्प आउट लाजमी कर रही होती है। तो कोई भी स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ एस्पायरेंट सवाल करते हैं कि सर फिर भी आपकी ये बातें सारी हाँ सेटिस्फाई हैं, फिर भी हमें कोई एक डिग्री ऐसी बता दे कि जो हमने लाजमी सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, और हमारे लिए कौन सी डिग्री सूटेबल होगी। मेरी अपनी डिग्री जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और एमफिल इंग्लिश लिटरेचर की है। लेकिन मैं आपको कोई डिग्री अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए कि आप रिकमेंड करें, तो मैं आपको लॉ की यानी कि एलएलबी या उसके बाद जो आप एलएलएम करते हो उसकी डिग्री आपको रेफ़र करूँगा। उसकी वजह यह है कि आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर लॉ के पेपर हो, कुछ एक दो हैं आपके वो कवर हो जाते हैं, जिसमें इंटरनेशनल लॉ है, मर्सेंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, मुस्लिम लॉ है। सिर्फ एक लॉ का पेपर होता है। और इसके बाद जब आप सीएसएस पास कर लेते हो या आपका इंटरव्यू होता है, तो वो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा, अगर आपको सेक्शंस वगैरह या लॉ का आता है तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में हेल्प आउट करता है, आपकी एलोकेशन में आपको हेल्प आउट करता है। लाइक आप देख लें कि सीएसएस 2022 के अंदर जो आदिल रियाज गोंदल साहब की फ़र्स्ट पोजीशन आई है, वो बाय एकेडमिक उसकी देखी जाए तो वो भी लॉ का ही स्टूडेंट था। यहाँ तक बात नहीं रुकती, जब आप सीएसएस पास कर लेते हो आपकी एलोकेशन हो जाती है, उसके बाद आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे भी आपके 12 पेपर अगेन होते हैं, लेकिन वो कोई और सब्जेक्ट होते हैं, वो मोस्टली आपके लॉ से रिलेटेड ही होते हैं। आपको बेसिक जितने भी लॉ होते हैं ना, पाकिस्तान के पेनल कोड हो गया 1860, 84, कानून शहादत, इस तरह जितने भी होते हैं वो सारे के सारे अगेन आपको वहाँ पे टीच किए जाते हैं। और अगर आपने पहले से पढ़े हो, एलएलबी वगैरह की हो, ठीक है, आपका पुलिस सर्विस से या आर्मी से या किसी बेल्ट फोर्स से ताल्लुक़ रहा हो, या आप लॉ के स्टूडेंट हो, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है और आपको बहुत अच्छी फ़ील आती है। अच्छी फ़ील मतलब कि आपको पहले से आइडिया होता है कि हाँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो आपको रिटन में, इंटरव्यू में और सीएसएस पास करने के बाद और जब आप जॉब पे चले जाते हो, लोगों को डील करने में आपको आसानी होती है। क्यों? क्योंकि आप लॉ जानते होते हो। सीएसएस करने से पहले क्या-क्या करना चाहिए? सीएसएस करने से पहले आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन पे बाद में भी काम हो सकता है, लेकिन आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं और फ्यूचर में सीएसएस को देख रहे हैं, ठीक है, या आपके कोई 7th सेमेस्टर में है, 8th सेमेस्टर में है, तो वो चाहते हैं कि हाँ, हम सीएसएस करना चाहते हैं, तो हमें कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आपका 1 या 2 सेमेस्टर रहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले अपनी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, आपकी अपनी ग्रामर, आपकी स्पोकन स्किल्स, ये सीएसएस में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसको बेहतर करें। और अगर आपने बैचलर कर लिया है, मास्टर कर लिया है, तो फिर आपके लिए यही है कि आप इंग्लिश को साथ-साथ बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ये जो हमारे अबाउट 8 या 10 एपिसोड होंगे, तो उसका जो आखिरी एपिसोड होगा वो होगा जी क्वेश्चन आंसर। लाइक आपने हमारी वीडियोस पे जितने भी कमेंट किए होंगे, वो एपिसोड 1 हो, 2 हो, 3 हो, या आपकी जो भी एपिसोड हो, उसमें जितने भी आपने कमेंट्स किए होंगे, जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे, जितनी भी बातों को आपकी समझ से बाहर होंगी, वो जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा, एपिसोड जो भी है, वो 10 हो, 11 हो या 12, जो हमारा क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा, आपके जितने भी कमेंट के आंसर्स हैं हम उसी में दे देंगे। सीएसएस या पीएमएस के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये भी हम अपकमिंग एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। अभी तक के लिए यही है कि आपकी सेकंड डिवीजन होना लाजमी है,
थर्ड डिवीजन भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन किन सूरत हाल के अंदर एक्सेप्टेबल है वो भी आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर बताया जाएगा। इसके बाद जो हमारा अपकमिंग सेशन होगा या अपकमिंग एपिसोड होगा उसके अंदर हम सबसे पहले बताएंगे कि CSS का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि CSS करने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना होता है, जो आपका पहला फेज़ होता है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे MPT कहते हैं। उसको अप्लाई किस तरह से करते हैं, एडमिशन लेटर, सिलेबस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उसका रिज़ल्ट कब आता है, उसके चांसेस कितने होते हैं, ये सारी डिस्कशन करेंगे हम अपकमिंग लेक्चर के अंदर। उसके बाद हम रिटर्न की बात करें और उसके बाद हम आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, वो लास्ट एपिसोड में होगा हमारा। इसके बाद आपके कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ऑप्शनल कौन कौन से होते हैं, प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए आपको अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर ये सारी बातें बता दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। होपफुली आपको आज का जो हमारा एपिसोड है ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।